हेलो डियर, वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। सो अगेन, जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा था। हमने जो लेट आउट प्रॉपर्टी रहती है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो उस केस में एंड वैकेंसी पीरियड इज आल्सो देयर, तो हमने वो सब एक न्यूमेरिकल किया था, प्रॉब्लम की थी, प्लस न्यूमेरिक वैकेंसी के साथ अनरियलाइज्ड रेंट भी था। तो हाउ टू ट्रीट दैट, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में। जब प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन हाउ टू डू द टैक्सेशन। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जब कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है ना, खुद के रेजिडेंस के लिए, या अनऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो इसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। देखो, कोई भी प्रॉपर्टी आपने रेंट की दी नहीं, एक प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी में आप स्टे करते हो, रेजिडेंस आपका, या फिर आप अनऑक्यूपाइड है। जैसे मान लो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में, ठीक है, बट यू आर वर्किंग इन बैंगलोर। अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में आप स्टे नहीं कर रहे, खाली पड़ी है, अनऑक्यूपाइड है। दो कंडीशन हो सकती है, आप इधर दिल्ली में रह के काम कर रहे हो, अपनी हाउस प्रॉपर्टी, आपका घर, उसमें आप रह रहे हो, रेजिडेंस है आपका। एक ये हो सकता है, दिल्ली में आपका हाउस प्रॉपर्टी बट बैंगलोर में वर्किंग है, बट इसलिए आपको यूज नहीं कर पाए, तो ये अनऑक्यूपाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इस केस में बेटा, जब अनऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो उस केस में जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो होती है नील। और उसमें जो आपने म्यूनिसिपल टैक्स भी पे किए होते हैं ना बेटा, वो भी कितने, मान लो कि आपने 8,000 पे कर दिए, कितने भी पे कर दिए, तो भी वो उसको घटा नहीं सकते। तो एनएवी की वैल्यू भी कितनी आती है बेटा, उसमें नील मानते हैं। ये हम बोलना चाहते हैं, ये डिपार्टमेंट, और ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको देखिए। तो कोई भी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है या फिर कोई अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर एनुअल वैल्यू को हम उसकी वैल्यू लेते हैं नील, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा मान लो कि अब हमारे दिमाग में सबसे बात आती है कि ठीक है सर, हमारे दिल्ली के अंदर दो घर है, और दोनों घर में दो घर है, एक घर में पेरेंट्स रहते हैं, जो दूसरा घर है वो अनऑक्यूपाइड है, रेंट पे भी नहीं है, और कोई दूसरा किसी भी तरह का बेनिफिट हमें मिल नहीं रहा, लेकिन मैं रह रहा हूँ किधर, बेंगलोर में। तो इस घर की तो आपने बोला कि रेजिडेंस कर रहे हैं, तो इसमें एनुअल वैल्यू आ जाएगी नील। तो सेकंड घर का क्या करें बेटा, कुछ साल पहले तक तो इसमें सिर्फ एक घर में ही एनुअल वैल्यू को नील माना जाता था, लेकिन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1819 के बाद आपको दो घर, दो रेजिडेंस, दो हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड है, जहां से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, वहां पे दो केस में आप एनएबी को ले सकते हैं नील। अब आप के दिमाग में फिर से सवाल आएगा, सर ठीक है, ये बात तो आपकी आ गई, लेकिन मैं तीन प्रॉपर्टी है मेरी दिल्ली में, हाउस प्रॉपर्टी, और मैं रह रहा हूं कहां पे, मैं रह रहा हूं बैंगलोर में। या आप किधर भी रह रहे हो कि नहीं, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा ही देते, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी तीन प्रॉपर्टी है, एक मिनट, हाँ देखो, तीन प्रॉपर्टी है मेरी। तो अब आपने बता दिया कि इसमें नील ले लेंगे, इसमें नील ले लेंगे। अब इसमें क्या करें, तो इसमें बेटा एक कंसेप्ट आता है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। हम इसको मान लेंगे कि लेट आउट के इक्विवेलेंट ही है, और उसके ऊपर बेटा एनएवी की वैल्यू नील नहीं मानेंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, बात समझ में आ गई, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी की वैल्यू नील मानेंगे, इसकी मानेंगे, इसकी मानेंगे, या इसकी मानेंगे, किसकी वैल्यू नील देंगे, वो आपकी चॉइस है। आपको जहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलता दिख रहा हो वो आप ले लो। आप 1 और 2 भी ले सकते हो, 1 और 3 भी ले सकते हो, यहाँ पे आप 1 और 2 भी ले सकते हो, 2 और 3 भी, कोई भी दो प्रॉपर्टी आपकी चॉइस है, किसी को भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, और उसकी जो एनुअल वैल्यू है उसको आप ले लो, एनुअल वैल्यू को आप ले लो नील। तो दो केस में आपको नील मिल सकती है। उसके बाद अगर मान उसके पास, अगर किसी के पास टैक्स पर 4 हाउस प्रॉपर्टी, तो दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, और बाकी दो बची उनको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी इनको कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ और हम चीज देख लेते हैं। उसके बाद देखो, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, जो अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसका मतलब प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन एट डिफरेंट प्लेस। दूसरी जगह पे बिजनेस है, उसका प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट है, और ही रिसाइड एट अदर प्लेस नॉट बिलोंगिंग टू हिम, तो उस बिल्डिंग में रह नहीं रहा,
तो दूसरी जगह पे, तो उस केस में उसको अनऑक्यूपाइड माना है। तो बेनिफिट ऑफ नील वैल्यू is available only in case of two self-occupied property beta, only in case of two self-occupied property or unoccupied property, that is either one house property or two house property owned by the SSC। या तो आप एक हाउस प्रॉपर्टी या फिर दो दो के केस में ही आप बेनिफिट ले सकते हो नील का, अदरवाइज आप नील वैल्यू का बेनिफिट उससे ज्यादा नहीं ले सकते। सेकंड थिंग ये भी, क्या मैं नील वैल्यू का बेनिफिट क्या हम ले सकते हैं, अगर मान लो हम की दो हाउस प्रॉपर्टी क्या उसमें ले सकते हैं वो नील वैल्यू का बेनिफिट, या फिर कंपनी है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या वो ले सकते हैं क्या, क्या और बाकी के जो वो ले सकते हैं? नहीं बेटा, देखो ये पहले ऐसा क्या हो गया, अब एक आप बात समझो, पहले सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे नील ली जाती थी, अब से 3-4 साल पहले। अब दो प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पे आपको मिलने लग गया। इसका मतलब ये चाहते हो कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आपके पास ज्यादा घर हो, तो उसका ये नहीं हो कि एक, आप मान लो पहले दो घर होते तो एक घर पे आपको टैक्स देना पड़ता, अगर आप उसमें रह रहे हो उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाता, तो आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते, आप एक घर में इन्वेस्ट करते, तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करें, आपके पास दो घर रहेंगे तो दो घर में भी टैक्स की छूट रहेगी, तो दो घर तक, दो रेजिडेंस, आज के टाइम पे दो रेजिडेंस होना बहुत बड़ी बात है, दो रेजिडेंस तक आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उससे पहले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले ये दो घर का, दो हाउस प्रॉपर्टी का नहीं मिलता था, सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलता था। अब दो का बेनिफिट मिल रहा है, ये है इंडिविजुअल के लिए, ये सिर्फ कंपनी और उन लोगों के पास तो भाई कितना भी घर हो, एक भी हाउस प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर उसने खुद के पर्पज के लिए यूज किया है तो पीजीबीपी में आएगा, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा, जो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और खुद के लिए अगर यूज नहीं कर रहे तो फिर जो भी हाउस प्रॉपर्टी में रेंट का उनका काम है, रेंट करने का है, वो तो फिर देखेंगे उसके टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे उसके साथ। लेकिन ये चीज कंफर्म हो गई, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही ये बेनिफिट इंक्लूडेड है। तो बेटा ये कोई भी जब क्वेश्चन आप करोगे ना तो ये चीज का ध्यान रखना स्पेशली। ठीक है, चलो इसमें कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखो, नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड in respect of such property and value determined after deduction of the municipal taxes। तो बेटा इसमें कोई भी म्युनिसिपल टैक्स का, जब आपकी जीएवी ही नील मान लिया, जीएवी ही नील ले लिया है, तो बेटा उसमें फिर बेनिफिट मिलने का तो कोई मतलब है ही नहीं, आप म्युनिसिपल टैक्स को उसमें से माइनस करने नहीं दिया जाएगा, और म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नील रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके करते हैं, एग्जांपल से पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ये एक एग्जांपल है, पूर्णा करके कोई है, एक हाउस प्रॉपर्टी इंदिरा नगर बैंगलोर में, शी स्टेज, पूर्णिमा है या पूर्णा जो भी है, शी विद हर फैमिली इन द हाउस। ठीक है, अपने घर में वो स्टे करती है, इन हर फैमिली। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 2500। तो जो फेयर रेंट है, क्योंकि फेयर रेंट तो वही निकालते हैं ना जो आसपास की प्रॉपर्टी है, उसका कितना बेटा 25,000 इंटू में 12, तो कितना आ जाएगा देखो, 25 दूनी 50, 5 25 तो लगभग 3 लाख रुपए आ गया फेयर रेंट। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन, जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है ना बेटा, वो कितनी दे रखी है इसमें, 2,80,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किया है, म्युनिसिपल जो टैक्स पे किया ना बेटा वो कितना है 8,000 रुपीज। ठीक है, द हाउस की कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई कब, देखो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हाउस की कंस्ट्रक्शन कब बिगिन हुई, यहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन बिगिन हो गई 1 अप्रैल 2015 को, विद द लोन ऑफ, कितना लोन लिया 20 लाख का, एक ऐसे टाइमलाइन बना लेना, और जो लोन की रेट कितनी है 9%, एट द रेट 9% पर एनम। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई कितनी 30/11/17 को कंप्लीट हो गई। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट है बेटा, ये यहां से यहां तक का कंस्ट्रक्शन खत्म होने तक का इंटरेस्ट है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज, सॉरी एक मिनट, क्योंकि
अब इसमें ना हम इंटरेस्ट वाला भी देखो, अब आने वाले जो जितने भी चैप्टर रहेंगे ना, अब हमने जो भी पढ़ा था ना, सब इसमें हम पढ़ते रहेंगे। तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज अप टू 30, यहाँ तक, कहाँ तक बेटा, 31/3/20। ये तो इससे पहले का, क्योंकि मैंने आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना समझाया था ना, अगर आपने नहीं समझा तो पहले की वीडियो जाके देखिए, जो मैंने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट वाला जो वीडियो बनाया था, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन, इस डेट को अगर आपकी कंस्ट्रक्शन, इस डेट को अगर कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है, तो जस्ट इमीडिएट इससे पहले जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो 31 मार्च 2017 को, और उससे जहां से शुरू हुआ था लोन और यहाँ तक के बीच में जो भी इंटरेस्ट, जो भी पीरियड होगा उसको बोलेंगे बेटा, इतने के बीच का जो भी पीरियड होगा उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना उसको इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक के बीच का कितना, 3,60,000, 3,60,000। उसके बाद आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, और कंस्ट्रक्शन जो लोन लेते हैं उसके विद इन 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इतना हो गया। अब 31/3/2000 पूर्ण पेड 2,40,000 विच इंक्लूड 1,80,000। यहाँ पे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कितना बेटा, ये 31/3/22 को पूर्णा ने पे कर दिया, कितना पे कर दिया पूर्णा ने, पूर्णा पेड 2,40,000। तो इस 1 मिनट के लिए, ऑन दिस डेट पूर्णा पेड इंक्लूड, देयर इज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट टिल दैट डेट, कंप्यूट द पूर्णा इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस पीरियड। तो 31/3 को पूर्णा ने कितना पे किया, 31/3 को उसने 2,40,000 था, जिसमें से 1,80,000 रुपए क्या है, इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, 1,80,000 रुपए। तो फॉर दिस ईयर, कौन सा ईयर बेटा ये, 1/4/21, इस साल में उसने इतना पे किया है। तो हमें इस साल का निकालना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23, तो प्रीवियस ईयर कितना आ जाएगा, 2021-22। तो इस पीरियड का जो हमें इंटरेस्ट है वो हमें पता चल गया। तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने से पहले हम निकालेंगे जीएवी। तो हमें यहाँ पे पता चला, फर्स्ट पॉइंट, सिंस द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ occupied, then annual value will be nil. Since the house property is self-occupied, तो अब दिमाग में आएगा कि एनुअली तो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, इसका क्या पर्पज है, ये क्यों दे रखा है, ये तो भाई ऐसे ही दे दिया, आपका इनको कोई यूज ही नहीं है, तो आपको पता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ग्रोस एनुअल वैल्यू इज कितनी है, नील। अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ देखो 8,000 रुपीज। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने कितना पे किया, 8,000। बट यहाँ पे याद रखना, जब जीएवी की वैल्यू नील हो तो म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, नील ही रहेगी। आप सीधा यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, तो यहाँ पे लिख सकते थे नेट एनुअल वैल्यू भी नील, देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस विल बी गिवन बिकॉज़ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड द एनुअल वैल्यू विल टेक एंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एज वेल एज व्हाट द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस विल नॉट बी ग्रांटेड। ओके बेटा, ठीक है, तो नील हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो पहला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो हो जाएगा नील, उसका बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। दूसरा इंटरेस्ट का मिलेगा। अब इंटरेस्ट वाला देखो, अब इसने किसके लिए लोन लिया है, ये द हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन लिया है तो कितना बेनिफिट मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए, 2 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। जैसे बताया था, अगर ये लेट आउट होती ना बेटा, तो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाता। ठीक है, लेट आउट के केस में पूरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सिर्फ 2 लाख, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए आपको पता है सिर्फ
2 लाख तक का ले सकते हैं। बाकी अदर केस में 30,000 का, अगर वो 1499 से बाद में लिया गया तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इधर। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने निकाला था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला था, उसकी तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, उसको बेटा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया देखो, 5 7 35, 2 72,000 हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये तो प्री कंस्ट्रक्शन प्लस करंट, प्रीवियस करंट जो ईयर है उसका कितना है, 1,80,000। देखो ये रहा, ये 1,80,000, तो प्लस करंट ईयर का कितना, 1,80,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,80,000। तो टोटल कितना हो गया, इनको ऐड करो, देखो 2 8 7 15, 2,52,000 रुपए। तो अब ये डिडक्शन हमें कितने का मिलेगा बेटा, सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, चाहे बेशक आपका डिडक्शन ज्यादा आ रहा हो। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने ये तो सीखा कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसके हमें भी मिल लेते हैं, साथ के साथ हम इंटरेस्ट वाले प्रोविजन भी साथ के साथ क्लियर करते जा रहे हैं। तो 2 लाख रुपए का आ गया। ये क्या आ गया बेटा, देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, नील, और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेटा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी 2 lakh rupees. That's it. This is the answer. This is the loss, not the income. Okay. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और जहां कहीं पे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो तो देखो, अब जितने भी मैं एग्जांपल आपको कराने वाला हूँ, जितने भी हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स हम जो भी करने वाले हैं, जो तो वो सारे हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाले और एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक चीजें अगर देखो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील लेंगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने बताया वो सब रीजन आपको मैंने बताया, मैं फिर से बता के इस लेक्चर को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। मैंने जो सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर पूरा मैंने समझाया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील क्यों लेते हैं, लेट आउट में नील क्यों नहीं लेते, और उसका क्या रीजन है और कितना हम, उससे बाद वाले वीडियो में मैंने बताया कि कितना हम इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट करते हैं, कितना उसका डिडक्शन अलाउड होता है, सॉरी एग्जेम्प्ट नहीं, कितना डिडक्शन अलाउड होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को माना जाता है, तो वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें कोई अलग थोड़ा, जैसे आप पहले वाला, जो इससे पहले वाला लेक्चर हमने किया था उसमें हमें लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में किया था, जिसमें वैकेंसी हो और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों ही एक क्वेश्चन किया था हमने, उससे समझने की कोशिश की थी। जो ये वाला आज वाला लेक्चर इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का किया था, तो नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही कुछ कंडीशन देखेंगे जहां पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके सारे जो टर्म एंड कंडीशन पूरे के पूरे जो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक के जो मैंने वीडियो में जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वो पूरी की पूरी थ्योरी उनमें सब में यूज होगी और इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।